साइकोलॉजिस्ट, फिर हमने सुना काउंसलर, फिर अब हम सुन रहे हैं लाइफ कोच। अलग अलग कैसे हैं ये लोग? यू आर योर गाइड। माई जॉब इज कि आप अपने गाइड खुद हो जाओ, ताकि आप अपना इनर वर्क खुद करो, इंडिपेंडेंस की ओर जाओ, डिपेंडेंस की ओर नहीं। कितना चैलेंजिंग होता है अपने रिश्तों को बना पाना, और फिर एक लाइफ कोच की जरूरत कब पड़ जाती है? लाइफ कोच की ज़रूरत काफ़ी सारे छोटे छोटे इश्यूज में पड़ती है, जिसके साथ जी रहे होते हैं, जिसको हम नॉर्मल समझते हैं। पहले बच्चों को पालना एक टास्क नहीं होता था, बच्चे पल जाते थे। चाहे वो हैप्पीनेस हो बच्चे की, चाहे वो एक पालना हो बच्चे का, इट इज़ नॉट एंटायरली मदर्स जॉब, है ना। इट इज़ द जॉब ऑफ कम्युनिटी या फैमिली। समस्याएं कब हम महसूस करें कि इतनी बढ़ जाती हैं कि हम लाइफ कोच के पास जाना चूज करते हैं? लाइफ कोच का काम है अंडरस्टैंड करना कि उस पेरेंट की क्या चुनौती है, चाहे वो बच्चे से रिलेटेड हो या खुद के स्ट्रेस और वेलबींग से रिलेटेड हो। कि आप एक लाइफ कोच भी हैं और एक ऑटिस्टिक चाइल्ड के पेरेंट। सो आई क्राइड एंड मैं तो 15-20 रातें नहीं सोई। मुझे तो यही नहीं पता था ऑटिज्म है क्या। जेनेटिकली होता है, क्या होता है? जिनको होता है उनका पर्टिकुलर ऐसे नहीं निकलता कि ये पर्टिकुलर रीजन है, इस वजह से डायग्नोसिस हुआ। क्या घर का टॉक्सिक रिलेशन बच्चे पे इम्पैक्ट डाल रहा होता है, या पेरेंट्स आर क्लूलेस व्हाट टू डू विद द ऑटिस्टिक चाइल्ड? पेरेंट्स ऑफ स्पेशल किड्स गो इन आइसोलेशन बिकॉज उनका बच्चा वैसा बिहेव नहीं कर पाएगा जैसा एक्सपेक्टेड है सोसाइटी में, गैदरिंग्स में, रिश्तेदारों में, प्ले डेट्स में या बर्थडे पार्टीज में या पार्क में। क्या बच्चे को कभी महसूस होता है कि ही इज बीइंग और शी इज बीइंग रिजेक्टेड बाय अदर्स? बहुत ज़्यादा। ये बहुत बड़ा रीज़न है कि बच्चा जो है लोगों के बीच में नहीं बैठता। तो कितना एक्सपेंसिव हो जाता है ये, बाकी अगर हम कंपेयर करें नॉर्मल उससे? तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। इट्स अ होल इन द पॉकेट्स ऑफ ऑल द स्पेशल किड्स पेरेंट्स। इसके लिए अगर आप पैसे वाले हैं तो यू आर लकी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पॉटलाइट विद श्वेता में। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिससे ज़्यादातर पेरेंट्स रिलेट कर पाएंगे। बच्चों की पेरेंटिंग, पेरेंट्स के टॉक्सिक रिलेशंस कैसे बच्चे पर असर डालते हैं। पेरेंट्स के पास अक्सर ये शिकायत होती है कि हमारी बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे, और जब बच्चे ऑटिज़म जैसी चुनौतियों से जूझ रहे हों तो पेरेंट्स के लिए ये सफ़र और भी मुश्किल हो जाता है। तो आखिर कैसे करें बच्चों की परवरिश, कैसे सुधारें अपने खुद के रिश्ते, ताकि घर में टेंशन कम हो और प्यार भरा कनेक्शन ज़्यादा हो। इसी सफ़र को आसान बनाने के लिए आज हमारे साथ हैं लाइफ कोच अजीता गुरनानी जी, जो इंटरनेशनल कोचिंग फेडरेशन सर्टिफाइड लाइफ कोच हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनसे ये बातचीत। आपका स्वागत करती हूँ अजीता जी हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिससे मुझे लगता है हर घर प्रभावित है। हर घर में बच्चे हैं, हर घर में रिश्ते हैं, पेरेंट्स हैं, पति पत्नी के रिश्ते हैं, और जिस तरह की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम लोग जी रहे हैं, आज रिश्ते कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। तो कितना चैलेंजिंग होता है अपने रिश्तों को बना पाना, और फिर एक लाइफ कोच की ज़रूरत कब पड़ जाती है? लाइफ कोच की ज़रूरत श्वेता जी काफ़ी सारे छोटे छोटे इश्यूज में पड़ती है, जिसको कि हम जिसके साथ जी रहे होते हैं, जिसको हम नॉर्मल समझते हैं। जैसे कि अगर हम अपने बचपन को याद करें तो हमें बोला जाता है, अरे ये स्कूल जा रहा है और स्कूल में अनहैप्पी है तो क्या हुआ, ये तो नॉर्मल है, सभी बच्चे तो ऐसे ही पलते बढ़ते हैं। या फिर उसने नहीं खाया, रो रहा है, नॉर्मल है। धीरे धीरे बच्चे पल जाते हैं। दिस इज़ व्हाट आवर ट्रेंड इज, नो। हम लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, बच्चे तो पल जाते हैं। ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग। और आज भी हम कुछ ट्राई तो कर रहे हैं उसको इम्प्रोवाइज़ करने का, लेकिन समवेयर क्योंकि हमारा ब्रॉटअप ऐसा हुआ है तो हम उस बिलीफ सिस्टम से निकल नहीं सकते हैं। अब अगर मेरा बच्चा मान लो स्कूल जाने वक्त रोज़ रो रहा है, मंडे टू फ्राइडे हफ्ते के 5 दिन जा रहा है, तो क्या मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं हफ्ते में 1-2 दिन उसकी छुट्टी करा के घर बैठा दूँ? क्योंकि मेरे पास फिर ये बिलीफ सिस्टम हो जाएगा, आज मैंने अगर घर बैठा दिया तो वो हर हफ्ते वो मेरा बच्चा वही एक्सपेक्ट करेगा। और ये भी तो है कि पेरेंट्स वर्किंग है तो वो चाहते हैं कि बच्चा स्कूल जाए। हाँ, तो उसके लिए क्या उसके अराउंड मेहनत करी जा सकती है। इट्स अ काइंड ऑफ हार्ड वर्क। जैसे अगर हम ऑफिस जाने की मेहनत करते हैं तो ये वाली मेहनत को हम चॉइस क्यों नहीं समझ रहे हैं अपनी? अगर मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, बच्चा एंड
job and finances, then how can I prioritize my child over finances, or how can I create a balance? But I cannot say ना कि बच्चे को कम importance दी जाए क्योंकि मैं finances को संभाल रही हूँ या संभाल रहा हूँ, है ना? तो emotions को in modern world importance कम दी जा रही है क्योंकि XYZ चीज़ें important हैं. So how can I give happiness इम्पॉर्टेंस इन माई लाइफ? रोज़ एक छोटा क्या स्टेप करूँ कि मैं हैप्पीनेस को या इमोशनल हेल्थ को इम्पॉर्टेंस दूँ? वो एक छोटा स्टेप ही है जो आपको इस प्रैक्टिस में लेके आएगा. और वो एक छोटे स्टेप के लिए ना माइंड में बार बार इसको रखना और वो इंजन गर्म होना माइंड का टुवर्ड्स दिस न्यू बिलीफ सिस्टम, ये एक काम है. इट्स अ प्रॉपर वर्क. तो जैसे पहले बच्चों को पालना एक टास्क नहीं होता था, बच्चे पल जाते थे. हाँ, ये कभी हमने नहीं सुना कि बच्चे को पालने के लिए हमें कोई काउंसलर के पास जाना है या हमें किसी की मदद लेनी है. बस घर में इतने सारे मेंबर्स होते थे कि वो ऑटोमेटिकली पल जाते थे. हाँ, लेकिन आज ये एक टास्क कैसे बन गया? आज उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है. तो ये इतना बड़ा चेंज कैसे हम देखते हैं? श्वेता जी, मैं इस पे ना मदर को कभी भी नहीं बोलूँगी कि इट इज़ मदर्स जॉब. चाहे वो हैप्पीनेस हो बच्चे की, चाहे वो एक पालना हो बच्चे का, इट इज़ नॉट एंटायरली मदर्स जॉब, है ना. इट इज़ द जॉब ऑफ कम्युनिटी या फैमिली. अब वो फैमिली कैसे साथ में आए ताकि हम बच्चे को पालने में थोड़ा थोड़ा सब कंट्रीब्यूट करें, ये सबका जॉब है. अगर मेरे पड़ोसियों से मेरी बात नहीं होती है, चाहे पास के पड़ोसी या दूर के पड़ोसी, तो ये मेरी मेहनत तो है कि मैं एक रिलेशनशिप बनाऊं, बट पड़ोसी क्या कर रहे हैं? सब अपने अपने में हैं. सो डिफ़िकल्टी ये है कि कम्युनिटी सिस्टम समवेयर एक पीछे हो गया है. तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि एक जो पहले का सिस्टम था कि जॉइंट फैमिली थी, कम्युनिटी था, अब वो मिसिंग है, जिसके कारण लोग अकेले पड़ गए, खासतौर से मदर जिसको बच्चे की का ध्यान रखना होता है. बेसिकली यही है. तो समस्याएं कब हम महसूस करें कि इतनी बढ़ जाती हैं कि हम लाइफ कोच के पास जाना चूज करते हैं? क्या मतलब चूज करना पड़ता है या हर किसी को जाना चाहिए एक लाइफ कोच के पास? लाइफ कोच बेसिकली एक कोई मदर या किसी पेरेंट के ऊपर नहीं है. सबसे पहले तो ये यू नो तो लाइफ कोच कभी ऐसे नहीं होता कि ये पेरेंट है या ये एक क्लाइंट है और ये रहा लाइफ कोच. ओके. नो, लाइफ कोच शुरू तो नीचे से ही होता है क्योंकि लाइफ कोच को पेरेंट के बारे में या किसी क्लाइंट के बारे में कुछ नहीं पता इस वक्त. सो क्लाइंट इज़ द बेस्ट पर्सन जो अपने बारे में सबसे अच्छा जानता है. ओके, लाइफ कोच नीचे ही है अभी. जब वो पेरेंट या कोई भी क्लाइंट चाहे वो पेरेंट नहीं भी है, वो अगर कॉल करता है कि मुझे लाइफ कोच की ज़रूरत है, मैं इस चैलेंज में फंसी हुई हूँ, या बार बार मेरे बच्चे को जैसे स्क्रीन टाइम है तो वो मैं उसको सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ, उस प्रॉब्लम को, स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है, या बच्चे का मेरा इमोशनल हेल्थ समवेयर मैं देख रही हूँ सफ़र कर रहा है, बच्चा स्ट्रेस में है या बच्चे नहीं मान रहे मेरी बात को, सिंपल. हाँ, तो ये रहा वो पेरेंट. और ये जो लाइफ कोच है ना, फिर जब वो साइन अप होता है कॉन्ट्रैक्ट पेरेंट और लाइफ कोच के बीच में, तो लाइफ कोच यहाँ आता है और हमेशा यहीं रहता है, कभी ऊपर नहीं रहता. लाइफ कोच और पेरेंट हमेशा इन पार्टनरशिप काम करते हैं, बिकॉज लाइफ कोच का काम है अंडरस्टैंड करना कि उस पेरेंट की क्या चुनौती है, चाहे वो बच्चे से रिलेटेड हो या खुद के स्ट्रेस और वेलबींग से रिलेटेड हो, कोई भी इमोशनल या फिज़िकल हेल्थ हो जिसमें वो बार बार स्टक है, तो वो लाइफ कोच समझता है. और लाइफ कोच जो ICF सर्टिफाइड लाइफ कोच होते हैं, वो पूछते हैं क्वेश्चंस, सेशंस में क्वेश्चंस पूछते हैं, बस इतना काम है. जब क्वेश्चंस पूछते हैं लाइफ कोच, तो जो पेरेंट है वो आंसर करता है. जब वो पेरेंट आंसर करता है तो फिर उस आंसर के हिसाब से फिर क्वेश्चन ही पुट अप करता है वो लाइफ कोच. यानी कि एक ICF सर्टिफाइड लाइफ कोच की मैं बात कर रही हूँ. जब बार बार कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो बाय एंड ऑफ द सेशन एक अंडरस्टैंडिंग आने लगती है उस क्लाइंट को अपने बारे में. ओके.
तो लाइफ कोच का जो काम है ना, वो रियलाइजेशंस में हेल्प करना होता है कि व्हाट इज़ माय ट्रूथ, मेरी खुद की सच्चाई क्या है। मैं बात कर रही हूँ क्लाइंट की, कि उसकी खुद की सच्चाई क्या है। जब हम मिल के वहाँ पे पहुँचते हैं ना, मेरे सच पे, व्हाट इज़ माय ट्रूथ, तो वहाँ पे शुरुआत होती है एक नए बिलीफ सिस्टम के इंट्रोडक्शन की। तो जब हम नया बिलीफ सिस्टम एक इंट्रोड्यूस होता है, विच इज़ कि अच्छा ये मेरी ट्रूथ है, ये मेरी रियलिटी है, और अब मुझे आगे बढ़ना है इसके लिए, क्योंकि ये मेरे लिए बिल्कुल नया है, तो मुझे लाइफ कोच का हाथ थामना पड़ेगा ताकि मैं ऐसे ऐसे करके इम्प्रूव करूं। और लाइफ कोच कभी भी ऊपर नहीं रहेगा, वो आपके साथ ही रहेगा आपके उस दौर में। तो अक्सर हमारे ज़िंदगी की जो सच्चाई है उसको हम जानते तो हैं अजिता जी, लेकिन क्या हम उसको एक्सेप्ट करने से घबराते हैं? मतलब उसको रियलाइजेशन कराना पड़ता है, लाइफ कोच रियलाइज़ कराता है? लाइफ कोच रियलाइज़ ही कराता है, लेकिन हम क्या है कि ना अपने उस दौड़ भाग में इतने बिजी हो जाते हैं ना कि हम ना कवर अप करने लगते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमारे खुद के वैल्यूज समवेयर वो डाइल्यूट हो रहे हैं। तो हम कवर अप करने लगते हैं, जैसे कि लेट्स गो टू किटी पार्टीज, और लेट्स गो फॉर बर्थडे ट्रीट्स, या फिर लेट्स वॉच अ मूवी। तो मज़ा तो बहुत आता है, दीज आर वेरी गुड एंटरटेनमेंट्स, बट दीज आर नॉट द कवर अप्स। दिस शुडंट बी अ कवर अप फॉर माई रियल सेल्फ, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन के ना इतने ऑप्शंस हैं कि हम भूल जाते हैं कि अपने पास हमें वापस आना है, अपने अंदर इनर वर्क पे वापस जाना है। और अगर वो इनर वर्क जब तक कि कोई समय नहीं आता, चैलेंजिंग टाइम, तब तक हमें नहीं समझ में आता कि वो इनर वर्क की ज़रूरत आ गई है, अब करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक जो सवाल मेरे जहन में अभी आ रहा है कि हमने पहले वर्ड सुना कि हमें साइकोलॉजिस्ट, फिर हमने सुना काउंसलर, फिर अब हम सुन रहे हैं लाइफ कोच। तो इन तीनों में अंतर क्या है, अगर हम अपने दर्शकों को समझा सकें आसान शब्दों में, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। काउंसलर भी तो वही काम कर रहा है। हाँ, तो कैसे अलग अलग कैसे हैं ये लोग? जी, अलग अलग ऐसे है कि जो काउंसलर होता है वो गाइड करता है। ओके, सो दिस इज़ द क्लाइंट एंड दैट इज़ द काउंसलर। काउंसलर इज़ अ गाइडिंग फोर्स। तो अगर किसी को चाहिए कि मुझे गाइडेंस चाहिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा, प्लीज़ गाइड मी, मुझे क्या करना है मुझे पता नहीं है, प्लीज़ गाइड मी, तो काउंसलर विल गाइड। अच्छा, आज गाइड कर दिया काउंसलर ने, कल भी गाइड कर दिया नए सेशंस में, गाइडेंस, कुछ डायरेक्शन, ताकि राइट डायरेक्शन में जाएं, वो गाइडेंस आता है। तो वो जो क्लाइंट है वो उस गाइडेंस को फॉलो करता है, लेकिन लाइफ कोच गाइड ही नहीं करता। ओके, क्योंकि लाइफ कोच का मानना है, अगेन वो पार्टनरशिप में काम कर रहा है, आप अपने खुद गाइड हो, यू आर योर गाइड। माई जॉब इज़ कि आप अपने गाइड खुद हो जाओ, ताकि आप अपना इनर वर्क खुद करो, इंडिपेंडेंस की ओर जाओ, डिपेंडेंस की ओर नहीं। यानी कि किसी पे डिपेंड नहीं होना है आपको तो अपने ऊपर डिपेंड होना है। तो उसके लिए जो लाइफ कोच होता है ना, वो आपके खुद के सच में आपको वाकिफ़ कराता है अपने सच से। और रियलाइजेशंस जो होती है ना, वो पहली सीढ़ी होती है टू अंडरस्टैंड योर ओन सेल्फ। तब जब हमें समझ में आता है ना कि मुझे ये चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं XYZ, तो तब समझ में आता है कि अच्छा मेरी ये प्रॉब्लम है, अच्छा मैं ऐसा सोचती हूँ या सोचता हूँ, अच्छा तो ठीक है, चलो इस पे हम काम करते हैं। ये गाइडेंस नहीं हुई, ये हुआ सेल्फ रियलाइजेशन। जो मुझे लगता है कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि जब हम खुद को जानने लगते हैं ना, तो हमें किसी और से कुछ पूछने की ज़रूरत कम पड़ने लगती है। हम लोग अक्सर देखते थे अजिता जी पहले कि लाइफ कोच की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हम लोग बस एक ढर्रे पे ज़िंदगी को जिए जा रहे हैं। हाँ, और जो सपने हैं वो पूरे किए जा रहे हैं, कुछ होते थे पूरे, कुछ नहीं होते थे। लेकिन आज जब हम ये सुनते हैं कि हम लाइफ कोच के पास जाकर अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं, क्या तो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को? एक्सेप्टेंस है लोगों में? लोगों को ये लगता है कि लाइफ कोच के पास तभी जाएं जब बिल्कुल अंधेरा हो जाए लाइफ में, तब जाएं लाइफ कोच के पास। बट हम टॉक्सिसिटी के साथ जीते हैं,
लेकिन हम उसके बारे में अपने फ्रेंड से, रिश्तेदारों से, मदर से कंप्लेन करके रह लेते हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है मम्मी, मेरे को मेरे बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, या मेरे इन लॉज के साथ ये दिक्कत हो रही है। जॉइंट फैमिली में कोई भी डिफरेंसेस जो हो रहे होते हैं, हम उसके बारे में अपने फ्रेंड्स या मम्मी या किसी से बातचीत करके निकाल लेते हैं समय। वेंट आउट कर लेते हैं। वेंट आउट कहते हैं जिसे। पहले भी ऐसा ही होता था, वेंट आउट होता था, बड़े हो गए, बुजुर्ग बन गए, लाइफ खत्म हो गई। वेंट आउट कर करके हमें नहीं लगता है वेंट आउट इज अ सोल्यूशन। क्या किसी को वेंट आउट करके कोई सोल्यूशन मिला है क्या? वेंट आउट करके क्या होता है? दिल हल्का होता है। दिल हल्का कर लिया, कल वही अपने इन लॉज या घर में या स्कूल में किसी से भी डिफरेंसेस, वही डिफरेंसेस हैं, खत्म नहीं हुए। वेंट आउट्स इसीलिए पैरेलली हम करते जा रहे हैं, दिल हल्का करते जा रहे हैं। लेकिन एक तरीका होता है अपनी प्रॉब्लम्स को टर्न अराउंड करने का। मतलब अगर मुझे किसी से प्रॉब्लम है, चाहे स्कूल में, चाहे किसी फ्रेंड्स के साथ, या अपने रिश्तेदारों में, या अपने सिबलिंग्स में, अगर मुझे कोई एक्चुअल प्रॉब्लम है तो मेरे को अपने अंदर जाना है। लेकिन अपने गरिमान में झांकना ना मोस्ट डिफ़िकल्ट काम है, लेकिन उसको इजी कर देता है लाइफ कोच। इसीलिए ऐसे से बात करें जो आपको इम्प्रूव कर सके, ना कि जहाँ पे सिर्फ आप अपना दिल हल्का ही कर सकें। ओके, सो एक बहुत बड़ा चैलेंज आज की डेट में है, जिस पर मैंने अपने शुरुआत में कहा भी दर्शकों से कि हम पेरेंटिंग की बात करेंगे। और आज की डेट में अगर हम पहले से कंपेयर करें तो पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो चैलेंज और बड़ा हो जाता है जब बच्चे को अगर डायग्नोज किया जाए कि ऑटिज़म है या किसी और तरह की समस्या है। जैसे खुद आप एक मदर हैं जो एक ऐसे बच्चे से डील कर रही हैं, और कैसे आप अपने आप को काम रख पाती हैं इस सिचुएशंस में, और क्या करना चाहिए? मतलब यू आर हैंडलिंग इट सो ब्यूटिफुली। सो करें क्या पेरेंट्स? सबसे पहला होता है कि अपना ख्याल रखें पेरेंट्स। ओके। हम अपने मुंह पे ऑक्सीजन मास्क पहले लगाएंगे, तब तो किसी के मुंह पे ऑक्सीजन मास्क लगा पाएंगे। तो बच्चा हो चाहे फैमिली में कोई भी हो, ये फॉर्मूला सबके लिए जाता है। किसी भी चैलेंजिंग टाइम में अपने मुंह पे मास्क लगाएं, यानी कि अपनी हैप्पीनेस और अपने पीस ऑफ माइंड के कॉस्ट पे नहीं किसी प्रॉब्लम को या ऑटिज़म की लाइफ को हम निकाल सकते हैं। अपने ऊपर नहीं स्टेप ओवर कर सकते हैं। अगर आप हैप्पी नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने सर्कमस्टांसेस को कुछ ऐसा करें जो मेरे लिए एज अ मदर और एज अ पेरेंट ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड एक नर्चरिंग एक्सपीरियंस हो, और वो भी ऑलमोस्ट हो सके तो डेली। और ये जिम्मेदारी क्या होती है कि हमें लगता है कि किसी और की है। हस्बैंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ मी, मदर प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ मी, फैमिली प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ मी, क्योंकि आई एम अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड। हाँ, वो ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर केयर नहीं मिल रही है, ऐसा भी होता है कई बार कि फैमिली और आपके डिफरेंसेस होते हैं, और वही एक स्पेशल चाइल्ड है जिसको आपको, जिसके साथ जर्नी निकालनी है अपनी। तो अपना ख्याल रखने के लिए क्या टूल्स आप डेली अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि अपने माइंडसेट को काम, हैप्पी और पॉजिटिविटी की तरफ रखें? आपका एग्जाम्पल लेते हैं कि आप एक लाइफ कोच भी हैं और एक ऑटिस्टिक चाइल्ड के पेरेंट भी। फिर आपको जब पता चला तो कैसा महसूस हुआ? आपने कैसे हैंडल किया? क्या आप अपनी जर्नी को थोड़ा बता सकते हैं? मेरे को जब पता चला, जब मेरी बेटी 2.5 साल की थी, तो उसका ऑटिज़म डायग्नोस हुआ। तो कैसे डायग्नोस होता है? मतलब आपको कुछ सिम्टम्स दिख रहे थे, कुछ हो रहा था? वो नेम रिस्पॉन्स उसका बंद हो गया। यानी नेम रिस्पॉन्स यानी कि जब मैं उसका नाम लूँ कि अद्वी अद्वी, मैं उसका नाम लूँ तो वो नहीं सुनती थी, उसने बंद कर दिया था सुनना। ओके। पहले वो सुनती थी, पहले वो बोलती भी थी, लेकिन धीरे धीरे ना वो नीचे जाता गया कम्युनिकेशन उसका। तो फिर जब हम डेवलपमेंट पीडियाट्रिशियन के पास गए, तब डायग्नोसिस हुआ कि उसको ऑटिज़म है।
तो फिर सुनते तो हैं बच्चे, मतलब ये हाँ। जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग। तो ये इसीलिए जो डेवलपमेंट पीडियाट्रिशियन होता है वो सबसे पहले हियरिंग टेस्ट ही रेकमेंड करता है पेरेंट्स को, जस्ट इन केस हियरिंग में कोई इशू तो नहीं है। बिफोर सेइंग ऑटिज्म वी नीड टू अंडरस्टैंड बच्चे को कान की कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वो तो खैर नहीं थी। ऑटिज्म में एक्चुअली में कम्युनिकेशन और सोशल, ये दो चीज़ें होती हैं, फैक्टर्स ऑफ चाइल्ड्स पर्सनालिटी जो अफेक्टेड होती हैं। तो इसीलिए नेम रिस्पॉन्स या स्पीच डिले ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं इन बच्चों को ऑटिज्म में। ओके, तो फिर आपने क्या किया जब डॉक्टर ने कहा? तो वर यू शॉक, डिड यू क्राई, क्या मतलब लाइक अ नॉर्मल पेरेंट, किसी को भी पता चलेगा तो हाँ, क्या हुआ आपके साथ? सो आई क्राइड एंड मैं तो 15-20 रातें नहीं सोई। मुझे तो यही नहीं पता था ऑटिज्म है क्या। वो गूगल किया मैंने तो समझ में आया अच्छा ऑटिज्म ये है। फिर भी तो ऐसे नहीं समझ में आता, इट्स नॉट थियोरेटिकल एक्चुअली, इट्स द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। सो इतना तो समझ में आया कि ठीक है ऑटिज्म कभी जाता नहीं है, ये हमेशा रहता है। अब वो है क्या जो हमेशा रहता है? क्या मुझे एक्सपीरियंस करना है जो मुझे पता नहीं है? वो जो अननोन जर्नी में जाने वाला एक मोमेंट होता है जिसमें फियर आपको जकड़ लेता है और आपको समझ नहीं आता कि अब क्या, व्हाट नेक्स्ट। तब रातों की नींदें खराब होती हैं, तब लड़ाइयाँ भी होती हैं घर में, तब एंगर भी होता है, रोना भी होता है, इमोशनल बर्स्ट आउट होते हैं। तो मैं नहीं सोई 15 दिन खैर, लेकिन वो खैर पास्ट है। लेकिन नए पेरेंट्स के साथ ये जर्नी होती है, यू नो, न्यू पेरेंट्स रियली सफ़र हार्ड। तो हाँ, मैं बहुत परेशान हुई थी। पता चला कि थेरेपीज़ वगैरह जाना होता है, तो थेरेपीज़ में जाने का रोज़ एक सिलसिला होता है जो कि एक मोनोटनी लगती है कि बार बार वही थेरेपी जा रहे हैं, लेकिन जाना होता है बिकॉज इट्स रिकमेंडेड बाय द डेवलपमेंट पीडियाट्रिशियन। तो वो हमारा चलता है। तो स्कूल के बाद बेटी जाती है थेरेपी सेंटर, उसकी स्पीच थेरेपी पे काम होता है। और बाकी अब क्या है कि इट हैज़ बिकम अ वे ऑफ लाइफ, बट इट वाज माय चॉइस कि मैंने उसको बहुत ही हैप्पीली एक्सेप्ट करने में एक एफर्ट मारा। क्योंकि मेरा क्वेश्चन अपने आप से ये था कि भाई मैं कितने समय परेशान रहूँगी। अल्टीमेटली यू हैव टू सकम। सकम तो एक लेवल हो जाता है कि यहाँ पे आना है, मुझे उसको इम्प्रूव करना था। कि मुझे किसी भी कॉस्ट पे खुश रहना ज़रूरी है। ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे बच्चे के लिए अच्छा है। ऑटिज़म मेरे बच्चे को ये समझ में आए कि अगर ऑटिज़म है तो ये नहीं कि तुम एक फेलियर हो, यू नो। तो उसके लिए मुझे ना जो लेवल ऑफ हैप्पीनेस नीडेड है ना, उससे ज़्यादा टारगेट करना था। तो जब अक्सर मैंने ऐसे परिवारों में देखा है जहाँ की बच्चा अगर मतलब डायग्नोज हुआ है तो घर वालों का सपोर्ट बहुत कम होता है, फैमिली मेम्बर्स का, और कहीं ना कहीं वो कहने लगते हैं कि ये जेनेटिकली हुआ है। क्या सच्चाई क्या है? आपने तो देखिए बहुत स्टडी अब इस पर कर ली होगी। हाँ, लोगों को इसके बारे में जानकारी है नहीं, और अक्सर लोग गूगल करके देख लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कुछ और कहता है। तो क्या है ये जेनेटिकली होता है, क्या होता है? ये हेरिडिटरी भी होता है, लेकिन पहले डायग्नोस नहीं होता था, अब डायग्नोस होता है। जैसे पहले स्ट्रेस और एंजाइटी डायग्नोस नहीं होती थी, अब डायग्नोस होती है। तो पहले अवेयरनेस नहीं थी, अब अवेयरनेस है। इतना डिफरेंस है। हेरिडिटरी भी होता है, जेनेटिकली भी होता है। वैक्सीनेशन भी कुछ कॉज करते हैं, लेकिन फॉर वेरियस रीजंस होता है। जिनको होता है उनका पर्टिकुलर ऐसे नहीं निकलता कि ये पर्टिकुलर रीज़न है, इस वजह से डायग्नोसिस हुआ। तो वजह पे हम फोकस कर तो सकते हैं, लेकिन उसके प्रॉपर आंसर्स नहीं निकल के आएंगे। इसीलिए मेरे को लगा कि अगर मेरे को आंसर नहीं मिल रहा है तो मुझे तो समझना पड़ेगा ना, ये मेरी रियलिटी है। मैं भाग सकती हूँ बार बार ये पीछे की तरफ कि ये क्यों हुआ, लेकिन अगर मुझे फॉरवर्ड लुकिंग होना है, विच इज़ जस्ट द ऑपोजिट ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्यों हुआ,
इट्स गुड कि हमें मिल जाए आंसर तो अच्छा है, बट फर्दर आपको आगे तो फ्यूचर ही है और उसको मेरे को करंट में एवरी डे अपना प्रेजेंट कैसे बेस्ट करना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने लिए। तो इसके लिए मेरे को अगर थेरेपी सेंटर जाना है या मुझे खुद घर पे थेरेपीज़ करनी है, मेरी पार्ट ऑफ जो मेहनत है वो मुझे करनी है, वो मैं कितना कर रही हूँ, क्या मैं कर रही हूँ कि नहीं, क्या मैं दूसरों पे डिपेंड हो रही हूँ, ये सारे सवाल फिर ये बहुत सारे अपने लिए आते हैं। तो इसीलिए मैंने अपना जर्नी ऑफ इनर वर्क बहुत किया और अभी भी करती हूँ। सो कितना चैलेंजिंग है आपके लिए या एक किसी भी पेरेंट के लिए जिसको एक नॉर्मल चाइल्ड से हटकर पेरेंटिंग करनी हो, तो इसमें क्या क्या ख्याल रखना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? सबसे पहले जिन पेरेंट्स के स्पेशल चिल्ड्रन हैं उनको अपना ख्याल रखना है। रोज़ दवाई जैसे खाते हैं ना, जैसे सांस लेते हैं, नहाते हैं, वैसे ही अपना ख्याल रखना है। ये बड़ा टफ होता है क्योंकि आदत नहीं होती। क्योंकि आदत क्यों बनेगी? क्योंकि हमें घर की दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, घर देखना है, किचन, खाना, बच्चे, उनके स्कूल, उनके होमवर्क और दूसरी और एक्टिविटी क्लासेस वगैरह, और हस्बैंड का भी। तो वो जो एज अ फीमेल अगर मैं मदर की बात करूं हु इज़ अ पेरेंट ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड, तो उसके पास इतने सारे काम हैं कि अपना ख्याल रखना एक चॉइस नहीं हो पाती। ये मोस्ट इंडियन हाउस होल्ड्स में तो ये प्रॉब्लम है कि औरतें अपना ख्याल नहीं रखती। हाँ, ये होता है। तो ऐसे में तो और चैलेंजिंग हो जाता है बिकॉज काफ़ी सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ते हैं मदर को। राइट। तो आपसे निकल रही है एनर्जी, आप दे रहे हो और आपको मिल नहीं रहा, आप ले नहीं रहे, तो क्या होगा ना, एक पॉइंट पे आके ना आप गिव अप करने लगोगे। कैसे गिव अप करोगे? आप इमोशनली सबसे पहले गिव अप करोगे, आपको गुस्सा आने लगेगा, आप चिड़चिड़ करोगे, इरिटेट होगे, लड़ाइयाँ होंगी। लड़ाइयाँ पहले घर में होंगी, फिर वो बाहर भी होंगी। आपको जो ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ हैं वो होने लगेंगी, जिनका इलाज होगा नहीं डॉक्टर्स के पास। आप जाओगे भी तो आपको टेम्प्रेरी सोल्यूशन मिलेगा। यू विल बी बैक टू द सेम प्रॉब्लम कि ये मुझे फिर से हो गया। फिर आपको लगेगा कि मेरी हेल्थ कैसी है, ऐसी ही हो गई है। सेल्फ क्रिटिसिज्म में आप चले जाओगे और आपको लगेगा कि ये मेरी लाइफ कहाँ थी और मैं कहाँ से कहाँ आ गई हूँ। ये सब जो है ना, ये एक पैटर्न है जो एक मदर का चलता है ना। और अगर इसे निकलना है ना, तो अपने लिए कुछ 1 या 2 रेगुलर चीज़ें करनी ज़रूरी हैं डेली। जैसे आपने क्या किया? मैंने मतलब इफ़ यू अलाउ मी टू से, ऐसा नहीं कि सबको करना ज़रूरी है। मैंने बुद्धिज़्म फ़िलॉसफ़ी फ़ॉलो करी। इट्स अ स्पिरिचुअल फ़िलॉसफ़ी ऑफ लाइफ। तो इसमें ये जो प्रैक्टिस होती है, चांट होता है, इसमें हम जब चांट करते हैं ना तो खुद की स्ट्रेंथ के लिए करते हैं और दूसरों के स्ट्रेंथ और हैप्पीनेस के लिए भी करते हैं। तो ये फ़िलॉसफ़ी सिर्फ अपने लिए नहीं है, ये दूसरे के लिए भी है। तो जब हम अपने आप को भी नर्चर करते हैं और साथ साथ दूसरों को उस नर्चरिंग सिस्टम में इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं ना, तब हम ग्रो करते हैं और उससे क्या होता है, बहुत सारी विक्ट्रीज मिलने लगती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर अजिता जी करती हैं बुद्धिज़्म तो आप वही फॉलो करें। यू कैन फॉलो एनीथिंग, इवन इफ़ यू लाइक टू फॉलो बुद्धिज़्म, ठीक है। नहीं तो आप कुछ भी, जो भी आपका मन करे, जो आपको सुकून दे। बेसिकली आपको एक ऐसा रास्ता जो है वो तलाशना पड़ता है जहाँ आपको सुकून मिले, आप वो काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे जब डेली रूटीन की बात आती है बच्चे की, उसमें किस तरह के चैलेंजेस आते हैं? मतलब कहते हैं कि ये ठीक नहीं हो सकता, लेकिन क्या हर ऑटिस्टिक चाइल्ड डिफरेंट होता है एक दूसरे से? क्या उसकी स्किल्स भी डिफरेंट होती हैं? क्या हम स्किल्स को नर्चर कर सकते हैं चाहे तो? काफ़ी कुछ उसको सोशली और जैसे किसी को मिलो तो नमस्ते करो, ग्रीट करो, ये सारी चीज़ें हम उनको ट्रेन कर सकते हैं। मतलब हाउ टू डील विद इट? ऑटिज़म में बच्चे के ना एक स्किल पे काम किया जाता है। इसीलिए इसमें ना हार्डवर्क काफ़ी इन्वॉल्व होता है। तो अगर हम नमस्ते करने की बात करें, सिंपल है कि सबको नमस्ते करो जिससे मिल रहे हो, लेकिन इनका क्या है, ऑटिज़म में ना हम एक पॉइंट के बाद फोर्स नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो नमस्ते है ना, ये हमारा नमस्ते है, हमारे लिए एक सोशल जेस्चर है नमस्ते।
उनका सोशल जेस्चर स्माइल हो सकता है, उनका सोशल जेस्चर आपके साथ आपके बगल में बैठना हो सकता है, उनका सोशल जेस्चर आपके इर्द गिर्द रहना हो सकता है, लेकिन हो सकता है उनका नमस्ते ना हो सोशल जेस्चर। लेकिन ये हमारी प्रॉब्लम है कि हम अगर ऑफेंड हो जाएं या ये सोचें ये नमस्ते क्यों नहीं कर रहा। ये नमस्ते का एग्जाम्पल मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि नमस्ते इज़ जस्ट द स्टार्ट ऑफ द एंटायर जर्नी। तो उनका जो एक तरीका होता है ना स्पेशल चिल्ड्रन का, वो अलग होता है, लेकिन वो अलग होता है लेकिन हमें नॉर्मली लोगों को नहीं समझ में आता। तो हमें ये लगता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। बट एक बार अपने आप को 2 मिनट के लिए साइड कर दो इस बिलीफ को कि नमस्ते इज़ इम्पॉर्टेंट, और सिर्फ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन के बारे में सोचो, तो वो आपको दिखने लगेगा कि अच्छा उसका जेस्चर तो है हार्ट टू हार्ट कनेक्शन वाला, लेकिन उसका तरीका बहुत अलग है। लेकिन जब एक मैंने सुना एक केस, किसी पेरेंट को किसी लाइफ कोच ने ही गाइड किया कि आप दूसरा बच्चा कर लो, क्योंकि इससे ये होगा कि आप रहो ना रहो, पेरेंट्स एक उम्र के बाद तो रहेंगे नहीं, तो वो कैसे अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा सोशली या लाइफ में। तो एक सिबलिंग रहेगा तो उसकी केयर हो जाएगी। सो डू यू बिलीव इन दिस? देखिए सिबलिंग तो मेरा भी है, लेकिन हम लोग अलग अलग रहते हैं। वो अपना मैरिड एंड सेटल्ड है दूसरे जगह पे, मैं कहीं और हूँ। इस तरीके से जो सबके सिबलिंग होते हैं वो अपने लाइफ को, अपने प्रोफेशन को, पढ़ाइयों को आगे बढ़ाने के लिए कहीं और तो चले जाते हैं। ये लक की बात है, और ये पेरेंटल जर्नी कैसी है ये तो हर फैमिली का अलग वो है, लक है आई वुड से, या डेस्टिनी, कि वो सिबलिंग पलट के वापस उस स्पेशल चाइल्ड सिबलिंग के पास आया टू टेक केयर एंड बी अराउंड विद दैट स्पेशल चाइल्ड सिबलिंग। लेकिन ये तो कॉल और डिसीजंस उस दूसरे सिबलिंग के हैं या उस फैमिली के हैं कि वो उस सिबलिंग को किस तरीके से, किस माइंडसेट से पाल रही है। इवन देन ये कोई श्योर शॉर्ट सोल्यूशन नहीं है कि उसके बाद ऐसा ही होगा जैसा पेरेंट्स चाहते हैं, या जिस वजह से उन्होंने पैदा किया दूसरा सिबलिंग वो वजह फुलफ़िल हुई कि नहीं हुई। ये कोई 100% श्योरिटी नहीं है। सॉल्यूशन क्या है? सोल्यूशन आजकल जो निकल के आ रहा है, वो पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं। अपनी मेहनत कैसे कि ना, दे आर फॉर्मिंग सम ट्रस्ट्स या NGO या हॉस्टल, जितना उनके फाइनेंशियल्स उनको अलाउ करते हैं, मिल के वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर रहे हैं ताकि सबके बच्चे और भी बच्चे उस सेफ जोन में इंक्लूड हो सकें। तो ये पेरेंट्स का अपना एक हार्डवर्क है, इसमें गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है। हेंस इंडिया में इनसिक्योरिटी एंड फियर इस बात की, फ्यूचर ऑफ द स्पेशल चाइल्ड, इट्स रियल। ये जो आपने क्वेश्चन किया कि फ्यूचर क्या होता है, इस फियर के साथ हर स्पेशल चाइल्ड पेरेंट रह रहा है इंडिया में। ये सच है। गवर्नमेंट का कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ गवर्नमेंट ने सेटअप किया हो तो मैं समझ जाऊं कि आफ्टर आई एम नो मोर माई चाइल्ड विल बी सेफ, बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ एडिशनल सेंटर और सम सेफ एरियाज जहाँ पे मेरा बच्चा सेफ हो। जैसे मैंने बाहर के कंट्रीज़ में देखा है कि बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, ऐसे सेंटर्स बने हुए हैं, एंड मतलब वेल टू डू सेंटर्स एंड विथ ऑल सॉर्ट ऑफ फैसिलिटीज़, काफ़ी सुविधाएं हैं। हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट को जागना बाकी है इस चीज़ को लेकर, आपको लगता है? यस, वेरी मच। सिर्फ इतना ही नहीं, अब जो थेरेपी सेंटर्स होते हैं उनमें वो कितने उनकी जो डिग्रीज़ हैं, उनको जो एक्सपीरियंसेस हैं, क्या वो गवर्नमेंट कोई ऑफिशियल आके चेक कर रहा है क्या, किसी के अंडर हैं क्या? प्राइवेट तो सब कुछ बहुत है, बहुत सपोर्ट सिस्टम दिल्ली NCR और बड़े बड़े शहरों में प्राइवेट सपोर्ट बहुत खुल गया है, बट कुछ भी गवर्नमेंट के अंदर नहीं है। तो कभी जो बिहेवियर थेरेपिस्ट होता है वो कौन बन जाता है बिहेवियर थेरेपिस्ट, जो कि एक्चुअली ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होता है, एंड नोबडी इज़ एक्चुअली कमिंग टू चेक कि अरे ये तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है जो कि बिहेवियर थेरेपी करा रहा है या स्पेशल एजुकेशन करा रहा है, एंड वाइस वर्सा, कि जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी ले रहा है अरे वो तो स्पेशल एजुकेटर है, यू नो। तो अगर आप नॉर्मल स्कूल में चले जाएं तो मॉन्टेसरी स्कूल में मॉन्टेसरी ट्रेन टीचर्स होंगी,
इसी तरीके से हर टीचर की अपनी डिग्री होगी, एक्सपर्टीज होती है और वो पूरा चेक रखा जाता है, रेज्यूमे होता है उसका, उसी हिसाब से उनको हायर किया जाता है। बट यहाँ पे कोई चेक नहीं है। तो थेरेपी सेंटर्स तो बहुत खुल गए हैं बट कोई चेक नहीं है। और इसी तरीके से जो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि उन बच्चों का क्या होगा आफ्टर दे पेरेंट्स आर नो मोर, तो वहाँ पे तो वो तो बहुत आगे की बात हो गई, वहाँ पे भी कुछ नहीं है अभी गवर्नमेंट का। तो मोस्टली जो पेरेंट्स आते हैं आपके पास, अजिता जी, जैसे आप एक लाइफ कोच हैं, उनकी समस्या होती क्या है? मतलब क्या घर का टॉक्सिक रिलेशन बच्चे पे इम्पैक्ट डाल रहा होता है, या पेरेंट्स आर क्लूलेस व्हाट टू डू विद ऑटिस्टिक चाइल्ड? वो मतलब जनरली समस्या क्या देखती हैं आप किसी भी क्लाइंट की? मेंटल हेल्थ ऑफ मदर, ओके, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, प्राइम कंसर्न यही है। प्राइम कंसर्न मेंटल हेल्थ ऑफ मदर जो सफ़र कर रहा होता है ना, दैट अनहैप्पीनेस एंड दैट सैडनेस, वो उसके रीजंस फिर हज़ारों हैं। चाहे वो टॉक्सिक रिलेशनशिप इन द फैमिली हो, या फैमिली की सपोर्ट ना मिलना हो, या फाइनेंशियली इतना महंगा पड़ता है और थेरेपी सेंटर लेके जाना, स्कूलिंग भी कराना, और फिर उसके बाद बोला जाए कि खुद भी हार्ड वर्क करो, ये सब कुछ इतना ओवरबर्डन होता है। तो वो अकेले मदर का ये गेम है नहीं। दिस जर्नी इज जर्नी ऑफ द एंटायर फैमिली फर्स्ट। सेकेंडली, फैमिली के बाद इनफैक्ट कम्युनिटी शुड कम एंड सपोर्ट और हेल्प। ये भी कोई पेरेंट्स जो होते हैं ना, ऑटिज्म या स्पेशल चाइल्ड पेरेंट्स, वो हेल्प सही बताऊं नहीं मांग रहे होते। वो बस इतना कहते हैं कि मेरे बच्चे को इंक्लूडेड फील कराओ, इंक्लूजन ऑफ, हाँ, वो कहते हैं कि मेरे बच्चे को बर्थडे पार्टीज वगैरह में इनवाइट करके वैसा ही बिहेव करो जैसा कि आप नॉर्मल बच्चे से बिहेव करते हो। वो इतना ही चाहते हैं, कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं चाहते, कोई इमोशनल हेल्प नहीं चाहते। ये बहुत बड़ा एक स्टेप होगा अगर कम्युनिटी में लोग आके इन बच्चों से वैसे ही बिहेव करें जैसे कि नॉर्मल दूसरे बच्चों से बिहेव करते हैं। किसी भी मैं सोशल गैदरिंग या पार्क या पार्टीज़ या कहीं की भी मैं बात कर रही हूँ, या फिर होता है कि रिश्तेदारों में मिलना, तो रिश्तेदारों में भी ये मदर्स अपने स्पेशल चाइल्ड को नहीं लेके जाती, क्योंकि स्पेशल चाइल्ड तो परेशान करेगा ही, लेकिन रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाऊंगी, उन्हें कैसे एक्सप्लेन करूं। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि मदर क्या करती है, धीरे धीरे आइसोलेट हो जाती है। पेरेंट्स ऑफ स्पेशल किड्स गो इन आइसोलेशन बिकॉज उनका बच्चा वैसा बिहेव नहीं कर पाएगा जैसा एक्सपेक्टेड है सोसाइटी में, गैदरिंग्स में, रिश्तेदारों में, प्ले डेट्स में, या बर्थडे पार्टीज़ में, या पार्क में। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि लोग सोचते हैं कि ना ही बुलाओ तो अच्छा है, हाँ, लेकिन मतलब घर में भी गेस्ट आते हैं तो उनको कहते हैं कि अंदर ले जाओ बच्चे को। तो ये एक एम्बैरेसमेंट, या तो फिर वो ये सोच रहे होते हैं कि चलो अभी डायग्नोज हुआ है, अभी किसी को बताना नहीं है, इसको हम जब तक छिपा के रखें, फिर शायद मेडिकेशन दवा देते देते कभी ठीक हो जाएगा। तो मतलब ये कोई एक भ्रम में जी रहे होते हैं वो लोग। स्पेक्ट्रम है, जैसा कि हमने समझा है अभी तक, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम है। कुछ बच्चे 2, 4, 5 महीने की थेरेपी में भी ठीक हो जाते हैं, होते हैं, हाँ, क्योंकि उनका जो ऑटिज्म डायग्नोसिस होता है ना, वो स्क्रीन वाला होता है कि स्क्रीन इतना ज़्यादा दिया कि वो ऑटिज्म डायग्नोस हो गया, क्योंकि उसके बिहेवियर्स ऐसे हो गए कि उसको थेरेपी की ज़रूरत पड़ी। एक तो ये, और होता है कि कई सालों में भी ठीक होते हैं, कई सालों की थेरेपीज़ में, लेकिन ठीक होने जैसी चीज़ नहीं होती। वो होता है कि उनको जो सेंसरी इश्यूज़ या उनको जो फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर इश्यूज़ हैं या कोई डेवलपमेंट इश्यूज़ हैं, उन पे वर्क किया जाता है थेरेपी सेंटर्स में। लेकिन आपका जो क्वेश्चन था ना, वो ये था कि एम्बैरेसमेंट वाला, है ना। यस, पेरेंट्स ऑफ स्पेशल किड्स गेट एम्बैरेस्ड एंड एम्बैरेसमेंट इज़ लाइक अ पनिशमेंट। एम्बैरेस होने की ज़रूरत नहीं है, खुद को पनिश करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज वॉट अदर्स विल थिंक अबाउट माई चाइल्ड एंड अबाउट मी। तो मेरा बच्चा एक एम्बैरेसमेंट है और मैं एम्बैरेस्ड हूँ। ये तो ऑलरेडी एक टॉक्सिक आपने अंदर खुद ही अपने लिए बर्डन क्रिएट कर दिया। अब उस बर्डन के साथ आप कैसे रहोगे, कितना हैवी होगा आपका दिल, जो हैवी हार्ट और हैवी इमोशन के साथ हर दिन कैसे काटोगे।
ऐसे में डेफिनेटली गाइडेंस की ज़रूरत होती है और लाइफ कोच की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यही जो बिलीफ सिस्टम्स है ना छोटे छोटे, ये बिलीफ सिस्टम आपको ना नीचे की तरफ खींच रहे होते हैं। और सोचो एक उल्टा बिलीफ आ जाए कि सब लोग मेरे बच्चे को समझते हैं, सब लोग मेरी बात समझते हैं और कोई नहीं जज करता मेरे बच्चे को। जज क्या, मेरे बच्चे को तो बेइंतहा प्यार ही मिल रहा होता है, वो चाहे जैसा भी बिहेवियर क्या बच्चे को कभी महसूस होता है कि ही इज बीइंग और शी इज बीइंग रिजेक्टेड बाय अदर्स? बहुत ज़्यादा। ये बहुत बड़ा रीज़न है कि बच्चा जो है लोगों के बीच में नहीं बैठता, उसकी चॉइस खुद भी कम होती है, उन पेरेंट्स की क्योंकि चॉइस कम होती है। अगर पेरेंट्स बढ़ के बच्चे को कम्युनिटी सिस्टम में एक हेल्दी माइंडसेट के साथ लेके जाएं कि चाहे कुछ हो जाए मैं अपने बच्चे के लिए खड़ी रहूँगी या मैं अपने बच्चे को सपोर्ट करूँगा, अगर ऐसे हेल्दी माइंडसेट के साथ बच्चे को कम्युनिटी में लेके जाए ना, तो जो सामने वाला है ना उस सोशल गैदरिंग में, वो भी वैसा ही परसीव करेगा। हम सामने वाले के माइंडसेट को बदल सकते हैं अगर हम एक स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक्शंस को करें कि बच्चे को जहाँ लेके जाएं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लेके जाएं। तो बच्चे को जब हम सोशली बहुत इन्वॉल्व कराते हैं, कहीं जा रहे हैं तो साथ ले जाएं, पार्क ले जाएं, पार्टीज में ले जाएं, तो बच्चों के स्किल्स इम्प्रोवाइज होते हैं उससे? मतलब बच्चों को सिचुएशन गेज करने आने लगती है, ओके, सिचुएशन समझना आने लगता है। इसका मतलब फिर भी ये नहीं है कि वो अपने बिहेवियर्स को मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि उनका न्यूरोलॉजिकल डिफ़िकल्टी है। तो उनके इमोशंस जो होते हैं ना वो थोड़े हाइपर ऊपर नीचे होते हैं, वेल बैलेंस्ड और एक कामनेस की तरफ नहीं होते। तो इसीलिए उसका जो एक्शंस होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं, सिटिंग होता है, वो सब थोड़ा डिफरेंट होता है दूसरे बच्चों से। बट यही तो डिफरेंस है जिसके लिए स्टैंड अप करना होता है पेरेंट्स को कि हाँ मेरा बच्चा ऐसा ही है और ये बहुत प्यारा है और ये ऐसा ही रहेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं तो खुश हूँ मेरे बच्चे को लेकर। थेरेपीज़ या मेरे घर के होम प्लान से मैं उस बिहेवियर्स को मैनेज कर सकती हूँ, लेकिन अगर पूरा ये नहीं कि वो नॉर्मल हो जाए और ऐसा नॉर्मल हो जाए कि पता ही ना चले। अगर पेरेंट्स ऐसा सोच रहे हैं तो फिर वो स्पेक्ट्रम में वो छोटा सा जो लॉट है ना, सिर्फ उस कैटेगरी के बच्चे हैं जो इस तरीके से ब्लेंड इन हो जाते हैं। अदरवाइज ऑटिज़म फिर है क्या? तो जैसे कि कई पेरेंट्स को नहीं, मतलब मोस्टली मुझे लगता है स्पेशल चिल्ड्रन जब हो तो पेरेंट्स को थेरेपी और यहाँ वहाँ बहुत सारी जगह लेके जाना होता है ट्रीटमेंट के लिए, स्पेशल स्कूल में डालना होता है, तो कितना एक्सपेंसिव हो जाता है ये बाकी अगर हम कंपेयर करें नॉर्मल उससे? तो देखिए थेरेपी सेंटर्स का तो 700-800 से लेकर 1200 के करीब पर सेशन पड़ता है। Isn't it expensive? It's very expensive. It's a hole in the pockets of all the special kids parents. इसके लिए अगर आप पैसे वाले हैं तो you are lucky कि आप पैसा खर्च कर सकते हैं और बहुत परेशान भी नहीं होंगे पैसा खर्च करने में। लेकिन अगर नहीं तो थेरेपीज़ कई लोग इसीलिए लेते नहीं हैं, क्योंकि पाते नहीं। इसमें फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं और कैसे अपने लाइफस्टाइल को भी नॉर्मल रखें और इतना बड़ा खर्चा भी करें, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे थेरेपी सेंटर्स की। क्योंकि मुझे तो लग रहा है अगर इतना आपको पर सेशन देना है तो मोस्टली मतलब हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ तो ये अफोर्ड कर ही नहीं सकती, क्योंकि ज़िंदगी के और भी बहुत सारे खर्चे हैं, तो ये कहीं बैक सीट पे चला जाता है पेरेंट्स के लिए। जी देखिए, थेरेपी सेंटर्स की चॉइस अगर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये अंधकार की तरफ जाने वाली बात है। सबसे पहले तो ये मैं वही कहूँगी कि ना हर चीज़ में एक बेनिफिट है, हर चीज़ में, हर एक डिसीजन में। थेरेपी सेंटर ना जाने के डिसीजन में भी एक ताकत है, लेकिन अगर हम सोचें कि वो मेरी वीकनेस है तो हम नहीं समझ पाएंगे कि फिर मुझे करना क्या है इस ताकत को समझने के लिए। क्योंकि अगर थेरेपी सेंटर नहीं जा पाए, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इतने फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है कि नहीं जा पा रहे, तो घर में होम प्लान्स हैं जो आप ले सकते हैं। आप महीने में 1 या 2 बारी उसी अच्छे किसी थेरेपिस्ट से लीजिए काउंसलिंग, पेरेंटल प्लान, होम प्लान लीजिए और घर पे वो आधा घंटा 40 मिनट वो दीजिए उस बच्चे को, जितनी नीड है उतना दीजिए वो थेरेपी, और वो हार्डवर्क आप करिए। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो बस महीने में 2 बारी कोई अच्छे बहुत ही बढ़िया काउंसलर को पकड़िए जिसका खुद का थेरेपी सेंटर हो, जिसके पास ना एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो।
लेकिन फिर अपने वाला हार्डवर्क करिए, इसके तो बहुत फ़ायदे हो जाएंगे, एक नहीं फिर तो इसके फ़ायदे ही फ़ायदे। आप आने जाने से बचे, वो जो आने जाने की मेहनत थी, बच्चे को ले लेके जाएं आए वापस थक जाएं, फिर उसको स्नैक्स दें, वो उससे बचे। आधे घंटे में जो चीज़ निपटनी है, जो वो आना जाना 1.5 घंटे में निपटना है, आपका टाइम बच जाता है, आपके पैसे बच जाते हैं। बच्चा सबसे ज़्यादा इमोशनली अपने पेरेंट्स से, अपने घर वालों से कनेक्ट करता है। तो अगर घर वाले उसको होम प्लान दे रहे हैं तो उसके लिए, तो उसकी आत्मा के लिए एक नर्चरिंग एक्सपीरियंस ही है। उसे तो किसी से थेरेपिस्ट से जाके वो मिलना और वो करवाने थेरेपी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो थेरेपिस्ट होते हैं, अगर वो 40 मिनट का या 45 मिनट का सेशन दे भी रहे हैं, तो उस थेरेपिस्ट का सोचिए, उसके पास बैक टू बैक बच्चे हैं, उसके पास टाइम नहीं है आपके बच्चे से दोस्ती करने का। तो जब अब अगर दोस्ती नहीं होगी तो हम सोचते हैं कि ये बच्चा मेरा थेरेपी सेंटर में टैंट्रम क्यों दिखा रहा है, मेरा बच्चा थेरेपी सेंटर में रो क्यों रहा है, मेरा बच्चे को कब ख़त्म होएगी थेरेपी। जब इमोशनली नर्चरिंग एक्सपीरियंसेस होंगे तो थेरेपी अपने आप रिड्यूस होएगी और आप भी समझने लगोगे, बहुत सेटिस्फाइड फील करने लगोगे एज अ पेरेंट, जब आपको दिखेगा अपने बच्चे में वो स्माइल और अपने बच्चे में वो हैप्पीनेस कि मेरे बच्चे को मेरे हाथ लगाए हुई थेरेपी से कितना असर है। फिर आपको लगेगा मैं कहीं आ जा रही क्यों थी अभी तक, you know, so you will be able to understand the difference. It's the role of the parents that. Yes. लेकिन अगर हम ये, तो अभी हम बात कर रहे थे कि वो बच्चे जो चलिए ADHD या ऑटिज़म या मतलब इस तरह के समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन नॉर्मल बच्चे जिन घरों में हैं उनमें भी हम देखें तो भारी कलेश है कि बच्चा बात नहीं सुनता, बात नहीं मानता, और एक किस्म का अग्रेशन और एंगर आजकल बच्चों में बहुत प्रेवलेंट है। तो ये कहाँ से आता है उनमें, मतलब कैसे ये इतना ज़्यादा बढ़ रहा है? जिस तरह की खबरें हम देखते हैं, कहाँ से आ रहा है? ये टोटल एनवायरनमेंट से आ रहा है, ये स्क्रीन से आ रहा है, लेकिन जो सबसे पहले जहाँ से आ रहा है वो वोल्केनो का जो बेस है, जहाँ से फॉर्म हो रहा है, वो पेरेंट्स का खुद का इमोशनल हेल्थ है। मैं बार बार पेरेंट्स पे ही जाऊंगी, मैं स्क्रीन पे और मोबाइलों पे फिर भी कम जाऊंगी, इट इज़ सेकेंडरी। द फर्स्ट इज़ मैं एज अ पेरेंट, मेरा माइंडसेट कैसा है, मेरी इमोशनल हेल्थ कैसी है, क्या मैं आज खुश हूँ, क्या मैं आज काम फील कर रही हूँ। मेरे पास 10 रीज़न है अनहैप्पी होने के और 10 रीज़न है स्ट्रेस्ड आउट और एंग्शियस होने के। क्या उस 10 रीज़न मेरे से मैं उस एक रीज़न पे अपने इमोशन को टेथर कर पा रही हूँ कि ये वो बात है, मैं इसको पकड़ के रखूँगी सो दैट आई एम अ हैप्पी पेरेंट। ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें फिर वही बात हो जाती है इनर वर्क की। अब इनर वर्क कौन करे? फिर इसीलिए आ जाती है नीड ऑफ अ लाइफ कोच की। और इसीलिए ना लाइफ कोच से सेशन लेने के लिए आपको ना कोई बड़े रीजंस और बड़े अंधकार का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होती। ये जो हमारी डे टू डे लाइफ चल रही होती है ना, चाहे वो वर्किंग मदर हो क्यों ना हो, उसका गिल्ट क्यों ना हो कि मैं गिल्ट में हूँ क्योंकि मैं अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही, वो गिल्ट उसका अंधकार है। शी डजंट हैव टू वेट फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ डार्कनेस। इस डार्कनेस के साथ अगर वो रह रही है तो क्या वो सोच पा रही कि क्या काश मैं गिल्ट फ्री हो जाऊं, काश मैं किसी से सपोर्ट ले लूं और काश मेरे बच्चे को ये वाला एक्सपीरियंस मिल जाए कि मैं गिल्ट फ्री हूं। तो अब अगर इसमें आ जाती है नीड लाइफ कोच की, तो इसमें किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो दिल की जो हेल्थ है ना, इमोशनल हेल्थ, वही हमको डायरेक्शन दे देती है कि येस आई नीड सपोर्ट ऑफ समबडी। तो जैसे गिल्ट की आपने बात की, पेरेंट्स अक्सर क्या करते हैं, गिल्ट में होते हैं कि बच्चों को टाइम नहीं दिया, तो जो टाइम दे रहे हैं उसमें ढेर सारे खिलौने, ढेर सारी चीज़ें, हाँ मतलब एक्सेसिव खर्चा करना बच्चे पर। तो इस गिल्ट से निकलें कैसे? खर्चा ना करें, टॉयज़ ना दें, 1-2 टॉयज़ रखें और आप हैं जो हैं उसके लिए। और नहीं तो अगर आपके पास टाइम नहीं तो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि घर के बच्चे, कुछ 1-2 बच्चे हैं जो घर पे बुलाएं और खेलें, जैसा हम बचपन में घर घर खेलते थे। दैट वाज इमोशनली नर्चरिंग एक्सपीरियंस। उसके लिए मुझे एक टैब या आईफोन की ज़रूरत नहीं होती थी। वो घर घर के एक्सपीरियंसेस हमें आज भी इस एज में याद होंगे। वो वाला खेलना हमें याद होगा।
क्या ये स्क्रीन टाइम याद रहेगा बच्चों को? वो तो स्क्रीन के साथ ही बड़े होंगे। बिल्कुल। तो डज इट इम्पैक्ट इफ पेरेंट्स हैव टॉक्सिक रिलेशनशिप, तो बच्चे की वेल बीइंग या उसकी सोच या इस तरह की भी समस्याएं आती होंगी? देखिए, ऐसे बच्चा एक्सप्रेस तो नहीं करता है पेरेंट्स के टॉक्सिक रिलेशनशिप से वो डिस्टर्ब हो रहा है, इस बात का एक्सप्रेशन नहीं होता, लेकिन उसको ये नॉर्मल लगने लगता है। हर्ट वो होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि क्या करें ऐसे में, इतना वो एम्पावर्ड नहीं होता उस एज में, और उसे ये नॉर्मल लगता है। तो कल को अगर वो जागरूक हो के अपने रिलेशनशिप के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट मारे तो बहुत ही गुड लक आई वुड से। बट अगर उसको वो नॉर्मल लगता है टॉक्सिक, तो वो जो पैटर्न होता है ना, जो आजकल बड़ा फेमस है वर्ड, जनरेशनल पैटर्न, जनरेशनल फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज़, वो पास ऑन ऐसे ही होती है। तो आज हम वो जो देख रहे हैं वो मिररिंग, यस, जो आज वो देख रहा है वो आने वाले समय में वही मिरर होगा। यस, यस। सो आई थिंक पेरेंट्स नीड टू वर्क अलॉट। बट क्या करें बच्चों का, मतलब किस तरह की रूटीन होनी चाहिए बच्चों के साथ? हाउ मच टाइम शुड वन गिव? फ़ोन से कैसे दूर रखें? मतलब कुछ तो आप टिप्स दीजिए। टिप्स तो मैं बहुत आसानी से दे सकती हूँ, लेकिन एज अ लाइफ कोच टिप्स इज़ नथिंग। आई इनफैक्ट शुडंट गिव टिप्स, बिकॉज आज मैंने टिप्स दे दी, कल को वो फॉलो होगी नहीं, ये तो मैं लिख के दे सकती हूँ। इसीलिए मैं लाइफ कोच क्यों बनी और मैं क्यों नहीं काउंसलर बनी, क्योंकि मैं ना, मेरे अंदर ना जेन्युइनली हेल्प करना है, जो कि एक बहुत स्लो प्रोसेस है। इट्स नेवर अ फास्ट प्रोसेस। आई कैन गिव यू टिप्स टुडे एंड इट्स क्लोज्ड एंड इट्स सो फास्ट कि मज़ा आ जाएगा। बट वो मज़ा फिर वही है कि इमीडिएट आपको हैप्पीनेस देगा, कल को आपको भी पता है कि आप तो भूल जाएंगे, क्योंकि लाइफस्टाइल एंड माय लाइफ एंड माय वर्क एंड माय थॉट्स, इट जस्ट कैचेस अप एंड आई विल फॉरगेट दोज थिंग्स। आज याद है, एक हफ्ता भी एग्जीक्यूट कर लूँगी, शायद बहुत अच्छा रहा तो एक महीना भी एग्जीक्यूट कर लूँगी, दूसरे महीने पे आते आते वो कम हो जाएगा। तो ऐसी टिप्स का क्या करना? टिप्स तो आजकल इंस्टाग्राम और फेसबुक रील्स पे भी हैं, इतने सारे टिप्स हैं। बट फिर वही बात आ जाती है कि टिप्स क्यों नहीं फॉलो हो पा रही, टिप्स को कैसे फॉलो करें इज़ द एक्चुअल क्वेश्चन। क्योंकि टिप्स तो रेडीमेड ब्लॉग लिखते हैं, मेरी भी वेबसाइट में ब्लॉग ही ब्लॉग है, टिप्स ही टिप्स हैं, ले लो टिप्स, मज़ा आएगा पढ़ने में, सुनने में, उस बारे में बात करने में। अगर मैं बोलूँ कि टिप्स कैसे फॉलो करने हैं, कैसे हम उसको 6 महीना फॉलो करें, तो फिर वहाँ पे आती है हेल्प to take the guidance. How can I follow this particular tip for 6 months? Please help me, life coach. Then life coach will ask questions कि क्या बात है? What is making you stop to follow this tip? Then for वो जो sessions होंगे ना, उस particular person के belief systems पे जाएंगे, वो बिलीव सिस्टम्स को क्वेश्चन करेंगे कि समवेयर हम कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, आजकल बहुत फेमस है, प्रोक्रेस्टिनेट कर लेते हैं। प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं? देयर इज़ अ बर्डन इन मी विच इज़ ऑलरेडी देयर, जिसको मैंने देखा नहीं, इसीलिए प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ मैं। वो भारीपन है ना, उसको वो तो हल्का हुआ ही नहीं, फिर बोला जाए टिप्स फॉलो करने को, तो टिप्स इज़ लाइक पहाड़ फॉर मी। मज़ा आ जाएगा, लेकिन वो पहाड़ है मेरे लिए, चढ़ नहीं पाऊँगी मैं। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि पेरेंट्स, आपकी खुशी, आपकी हैप्पीनेस, वो डेली टूल्स ऑफ योर ओन हैप्पीनेस एंड एम्पावरमेंट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। अपने ऊपर चढ़ के आप कुछ नहीं कर सकते। यू कैन नॉट स्टेप ओवर ऑन योर सेल्फ to follow great things for your child, to do a great work for family, या कुछ अच्छे से होमवर्क कराते गए लगातार। होमवर्क भी एक डंडा ही है, अगर बोल दिया जाए नहीं ज़रूरी है होमवर्क सबमिट करना, तो कौन कराएगा अगेन? तो जैसे कुछ बच्चे बहुत टैंट्रम दिखाते हैं हर चीज़ में, नहीं ये नहीं करना, नहीं ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, तो क्या करें उस समय पेरेंट्स? अगर इस तरह की समस्याएं आती हैं, पेरेंट्स की बात नहीं सुन रहे, तो कैसे हैंडल करें? What is the best way? ये एक दिन का गेम नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि कैसे हैंडल करें, ये एक दिन का गेम नहीं है। इट्स लाइक सबसे पहले जब होता है ना कि बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है, तो
एक बारी को ना अपने से पूछो कि ये चलेगा क्या, आज अगर होमवर्क ना करे तो ये चलेगा क्या, और अगर चलेगा तो क्या मैं आज एक दिन छोड़ दूँ, मैं मैम से बोल दूँगी कुछ और आज छोड़ दूँ क्या। लेकिन अगर मैंने छोड़ दिया तो फिर एक फ़ियर आ जाता है कि आज छोड़ा तो ये कल भी छूटेगा, क्योंकि बच्चे को तो दिख गया कि पेरेंट ने तो विड्रॉ कर लिया, मेरी बात मान ली। बट वहाँ पे आ जाता है अगेन एक अंडरस्टैंडिंग कि अगर मैंने आज होमवर्क छोड़ा है ना तो इसीलिए छोड़ा है कि कल को कभी ना छूटे। मेरा ऑब्जेक्टिव हमेशा बड़ा होना चाहिए, आज पे बेस उस पे काम होना चाहिए। तो अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है कि कल को मेरा बच्चा ना खुद ही मोटिवेटेड फील करके होमवर्क करे, तो उसका प्रोसेस ना थोड़ा टफ है, वो मुझे पीछे जाना पड़ेगा, अपने आप को क्रॉस करना पड़ेगा, अपने इमोशंस को कि यार आज रुकती हूँ, कुछ करती हूँ, क्या करना है थोड़ा देखना पड़ेगा। मतलब अगर हम बच्चे से जो उम्मीद कर रहे हैं, पहले पेरेंट्स को खुद में झांक के देखना चाहिए। यस, सबसे पहले तो यही समझना पड़ेगा ना कि होमवर्क ना करना कितना ओवरवेलमिंग है, कितना वेटेज है इस बात का। कभी कभी हमें भी बेकार लगता है, होमवर्क पसंद नहीं आता, क्या फालतू होमवर्क दिया है, क्या ज़रूरत है ऐसा होमवर्क देने की। पेरेंट्स के मन में क्या आता है, स्कूल तो पेरेंट्स पे ही सब कुछ डाल देते हैं होमवर्क के नाम पे। ये सच है आपका, दिस इज़ माई सच, माई ट्रूथ एज अ पेरेंट। सो अपने आप को फिर क्रॉस करके कैसे होमवर्क कराएंगे। अपने सच को समझें, अपने सच के लिए स्टैंड अप होएं। अगर मुझे नहीं पसंद है तो मैं इस पे वर्क करूँगी, पूछूंगी स्कूल से कि ये क्वेश्चन, ये जो होमवर्क है ये क्या है, मीटिंग करूँगी स्कूल में, पीटीएम में बात करूँगी और भी पेरेंट्स से बात करूँगी। आई एम श्योर कि कुछ ग्रुप ऑफ पेरेंट्स हैं जो इस बारे में फील करेंगे। वी कैन वर्क टुगेदर टू अंडरस्टैंड किस टाइप का होमवर्क होना चाहिए, अगर होना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे को कल को मोटिवेटेड रहना है होमवर्क के लिए। वो होमवर्क का फ़ायदा ऐसा होना चाहिए कि मुझे लगे कि हाँ यार ये होमवर्क करेंगे ना तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। एक्साइटमेंट नहीं है होमवर्क में और वो बर्डन है ना, तो बच्चे को क्या, वो पेरेंट्स के लिए ही बर्डन है। ओके, क्योंकि ये स्कूल की तरफ से तो ये भारी एक समस्या है आज की डेट में कि, और हर पेरेंट में ये है कि मेरा बच्चा एक्सेल करे, मेरा बच्चा एक्सेल करे, वो टॉपर क्यों नहीं है। सो ये पेरेंट्स की समस्या ही है बेसिकली। पेरेंट्स को खुद को ही पहले ट्रेन करना होगा बिफोर एक्सपेक्टिंग द थिंग्स आउट ऑफ चिल्ड्रन। यस, अगर मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा एक्सेल चले तो मेरे को सच में ये चाहत है भी कि नहीं। और आजकल तो बच्चे ये भी बोल देते हैं कि अगर आपने कह दिया कि तुम्हारे एज के बच्चे तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कंपेयर करने लगते हैं हम बच्चों को, तो तुम्हारे एज के देखो उसने क्या अचीव कर लिया। तो बच्चे ये भी कह देते हैं कि पापा आपके उम्र में तो जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, तो आप क्यों नहीं बने। So comparison is one thing. I think it is a mistake by the parents. इट्स अ टोटल मिस्टेक। और अगर ना हम आजकल ना बड़े, हमारे ना कम्युनिकेशन बहुत खूबसूरत होता जा रहा है, दिन पर दिन हमारे ना डिक्शनरी में नए नए वर्ड्स भी ऐड हो गए हैं। तो अब हम ना वो बोलेंगे, हम कंपैरिजन वर्ड ही नहीं यूज़ करेंगे। हाँ, लेकिन मन में तो हमारे कंपैरिजन है, वो कहाँ छुपेगा, वो हर किसी को दिखता है, वो बच्चे को भी दिखता है। आप मत बोलो, क्योंकि स्पीच जो है ना, शब्द, इट्स द लास्ट स्टेप एंड स्पीच ऑलवेज लाइज। इट्स माई ट्रूथ, मेरा दिल जानता है कि मेरा सच क्या है। शायद मैं कंपैरिजन नहीं भी करना चाहूँ एज अ पेरेंट, लेकिन मैं प्रेशर्ड फील करती हूँ एज अ पेरेंट, इसीलिए मैं कंपेयर करती हूँ। तो फिर क्या हुआ, सच बदल गया। सच तो कंपैरिजन का है ही नहीं, कंपैरिजन तो फाइनल स्टेज हो गई। सच क्या है, आई एम प्रेशर्ड। और पीछे चले जाओ इसमें, वाई एम आई प्रेशर्ड, किसी सिस्टम का पार्ट होना चाहती हूँ इसीलिए मैं प्रेशर्ड हूँ। क्योंकि अगर मैं प्रेशर नहीं ली तो मेरा बच्चा पीछे अगर हो गया तो मैं जज करी जाऊँगी, तो क्या होगा, मैं कंपेयर करी जाऊँगी। इट्स नॉट माई चाइल्ड, इट्स मी हु विल बी कंपेयर्ड। और मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी अगर मैं कंपेयर हो गई। मैं कैसे कंपेयर हो सकती हूँ। एब्सोल्युटली। तो हम क्या बोलते हैं, बेटा वो बच्चा अच्छा है उसको देखो, वो बच्चा अच्छा है उसको देखो, है क्या, मैं कंपेयर हो जाऊंगी इसीलिए तुम उसको देख लो, क्योंकि मैं कंपेयर हो जाऊंगी। बेटा ये जो मेरा फियर है ना, ये मैंने क्या किया, ट्रांसफ़र। फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज़ ऑफ पेरेंट्स आर ऑलवेज ट्रांसफर्ड।
इसीलिए बार बार मैं लाइफ कोच का नाम इसीलिए लेती हूँ, इन पार्टनरशिप द पेरेंट एंड लाइफ कोच, इन पार्टनरशिप व्हेन दे वर्क। तो लाइफ कोच सेशन में ना ये रियलाइजेशंस कराता है लाइफ कोच, और रियलाइजेशन तो हो गया, इट इज़ टफ, लेकिन ना बड़े प्यार से हम धीरे धीरे एक्चुअल वैल्यूज़ की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और फिर वो जो प्रेशर होता है ना धीरे 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 ना रिड्यूस होता जाता है। तो व्हाट काइंड ऑफ पेरेंटिंग इज गुड? परमिसिव, कि हाँ बच्चे ने कहा फ़ोन देखना है, फ़ोन चाहिए, आपने कहा लो फ़ोन जाओ देखो, हाँ परमिसिव हो गया, या अथॉरिटेरियन हो गया कि आप कड़क हो? तो किस तरह की पेरेंटिंग करनी चाहिए? नहीं मतलब नहीं, तो किस तरह की पेरेंटिंग सही है? जैसे एक रेसिपी होती है ना, उसमें सारे टाइप के मसाले होते हैं तभी वो टेस्टी बनती है। सिर्फ नमक डाल देंगे तो वो रेसिपी कैसी लगेगी, या सिर्फ मिर्च डाल देंगे तो कैसी लगेगी। हर चीज़ का ना जब तक बेनिफिट है तब तक ही वो इम्पोर्टेंट है। बेनिफिट, अब बेनिफिट का क्या मतलब कि वो जो बेनिफिट होता है वो मेरा सच और तेरा सच दोनों की विन विन हो। तो वो बेनिफिट जब तक है, मैं सिचुएशन से जब तक बेनिफिट ले पा रही हूँ, मतलब अपने सच के लिए, नॉट बिकॉज ऑफ द वो डायरेक्ट रिजल्ट्स ऑफ इमीडिएट कामनेस एंड इमीडिएट पॉजिटिविटी, नॉट लाइक दैट, बट मैं अपने वैल्यूज़ को, जो मेरा मान्यता है, मैं उसको फेवर अगर कर पा रही हूँ और मेरे बच्चे की हैप्पीनेस का भी ध्यान दे पा रही हूँ, तब तक वो एक्शन इम्पॉर्टेंट है। उसके बियॉन्ड वो राइट नहीं है, वो किसी को भी सर्व नहीं करा, ना मुझे ना मेरे बच्चे को। अच्छा, ये भी है कि किसी एक पर्टिकुलर एज के बाद ही लाइफ कोच की ज़रूरत पड़ती है या जाना चाहिए? क्योंकि बच्चे तो जा नहीं सकते, बच्चों को वो तो छोटे ही हैं, या पेरेंट्स चाहे तो बच्चों को लेके जा सकते हैं। कब किस उम्र से हमें लाइफ कोच की ज़रूरत पड़ती है? लाइफ कोच की मान लीजिए 7-8 साल के बाद, 10 साल के बाद शुरू हो जाती है। मतलब जब बच्चे टीनेज की तरफ आने लगते हैं तब ज़रूरत पड़ने लगती है, क्योंकि जब टीनेज पे आते हैं ना, उनके जो स्ट्रगल्स होते हैं ना, वो सोशल लाइफ को लेकर, वो कंपैरिजन को लेकर कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, वो दूसरा मेरा फ्रेंड कहाँ स्टैंड करता है, मेरे पास फ़ोन नहीं है, उसके पास वो वाला फ़ोन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब हम वो कंपैरिजन माइंडसेट में आ जाते हैं ना और अपने आप को रियलाइज़ करने लगते हैं उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, देन स्टार्ट्स द नीड ऑफ लाइफ कोच, क्योंकि तभी हमारे इमोशंस जो हैं वो माइनस की तरफ भी जाते हैं, हम अग्रेसिव भी होते हैं, हमें गुस्सा आता है पेरेंट्स के ऊपर, हमारे बिहेवियर्स नए नए आने लगते हैं, और तब हम एक्चुअली में कोचिंग का बेनिफिट भी लेने के लिए रेडी होते हैं। उसके पहले हम बेनिफिट लेने के लिए रेडी भी नहीं होते, क्योंकि वो बच्चा फिर वो नर्चर होता है। हार्मोनल चेंजेस बहुत हो रहे होते हैं बच्चे के अंदर। चेंजेस, हाउ टू डील विद इट? हार्मोनल चेंजेस तो वो होंगे ही, ये तो रियलिटी है ही। हाउ टू डील विद इट इज़ बार बार उनको ना हमें ये समझाना नहीं है, मतलब हमें उनको हेल्प करनी है टू अंडरस्टैंड देयर इमोशंस, और उन्हें नीड है ऐसे लोगों से बात करने की जो उनको समझें और उनको हेल्प करें ग्रो करने में। बिकॉज ये जो टीनेज होते हैं ना, दे लव टू ग्रो, दैट्स द बेस्ट पार्ट, and they understand much more quickly than a 40 or 50 years old person. जो सेशन बड़े एक अडल्ट के में जिसमें 10 सेशन लगेंगे ना, टीनेज में लगते हैं 3-4 सेशंस। वो बहुत जल्दी समझते हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। हार्मोनल अगर इम्बैलेंस हो रहे होते तो क्या हुआ, बट देयर सीकिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग देयर ओन सेल्फ इज़ वेरी हाई, या सो दे अंडरस्टैंड। सो थैंक यू अजिता जी, बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुई हैं और इतनी बढ़िया आपने जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा किया है। मुझे लगता है कि हर किसी को, इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, इफ़ यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप, इफ़ यू आर आउट ऑफ अ रिलेशनशिप, और चाहे आप एक पेरेंट हों, फ्रेंड हों, आप हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी हो, हर रिश्ते के लिए मुझे लगता है कि एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ज़रूरत होती है, और ये आती है जब भी आप किसी व्हर्लविंड में उलझे हुए हों, कहीं फंसे हुए हों, तो लाइफ कोच की मदद ले सकते हैं। अजिता जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।